डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट को कैसे पास किया जाए, कैसे रिटर्न किया जाए, मेंबर फंक्शन में, नॉन मेंबर फंक्शन में, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने C++ की पढ़ी। आई बटन प्रेस करें, पिछले सारे वीडियोस को आप देखें। इस वीडियो में जो हम नया टॉपिक लेके आ रहे हैं वो है फंक्शन ओवरलोडिंग। स्क्रीन पे देखें, आपको दिखने लगेगा, बोर्ड पे मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। फंक्शन ओवरलोडिंग एक्चुअली होता क्या है? फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब एक फंक्शन को एक से ज्यादा रूप में देखा जाए तो हम उसको फंक्शन ओवरलोडिंग बोलेंगे। अगर इसको देखा जाए तो ये इनडायरेक्ट वे में हम इसको पॉलीमॉर्फिज्म का कांसेप्ट कह सकते हैं। जैसे मैंने पॉलीमॉर्फिज्म जब बताया था तो बताया था सिंगल इंटरफेस मल्टीपल मेथड्स। एक चीज को जब अनेक रूप में देखा जाता है तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। उसका बेस्ट एप्लीकेशन एक ये भी है, हालांकि बहुत सारे एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन हालांकि कहा जा सकता है इसको फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्योंकि कॉन्सेप्ट से हटके थोड़ा सा है क्या, बात करते हैं। सपोज करो मुझे एक फंक्शन बनाना है एडिशन का और दो नंबरों को जोड़ना है, तो ठीक है, हम बड़े आराम से C में भी और C++ में भी फंक्शन बना लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब मैंने कहा दो इंटीजर्स को जोड़ना है, किसी ने कहा तीन फ्लोट्स को जोड़ना है, किसी ने कहा दो इंटीजर एक फ्लोट और एक डबल को जोड़ना है, किसी ने कहा दो कैरेक्टर्स को कॉन्कैटिनेट करना है यानी कि ऐड करना है। हर हालत में कई सारे फंक्शन एडिशन के लिए हो गए। तो कंफ्यूजन तब बनता है जब सबके नाम अलग अलग रखे जाएं। तो हम ये भूल जाते हैं, एक नाम रखा था एडिशन एक फंक्शन का और दूसरा नाम किसी और फंक्शन का ऐड रखा, किसी का कुछ और किसी का कुछ और रखा। सपोज करो जिस समय पे हमें दो इंटीजर जोड़ने की बात याद आई तो हमने कहा एक फंक्शन कॉल कर देते हैं जो दो इंटीजर वाला हो, लेकिन पता कैसे लगेगा उसका नाम ऐड था या एडिशन? तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब कंफ्यूजन होता है हमें, जिसमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो C++ या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें ये फीचर प्रोवाइड करती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक ही नाम के फंक्शन को एक से ज्यादा कामों के लिए यूज करेंगे। मींस दो इंटीजर को ऐड करने के लिए भी एक फंक्शन का नाम ऐड रखो और तीन फ्लोट को जोड़ने के लिए भी फंक्शन का नाम ऐड रखो और जितने फंक्शन बनाओ सबके नाम ऐड रख दो। ये फीचर पॉलीमॉर्फिज्म का है और ये C में पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसको एक हम अच्छा फीचर कह सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो इसमें जैसे अब फिर पहचान कैसे होगी उन सब की जो हमने नाम बनाए ढेर सारे, मतलब एक ही नाम से ढेर सारे फंक्शन बनाए, उसमें उसके आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न टाइप, दैट मींस प्रोटोटाइप जो अलग अलग होंगे हर फंक्शन के, उनसे वो पहचान की जाएगी कि विच फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड। ठीक है, तो मैं अब आता हूं बोर्ड पे और बोर्ड पे देखो लिखा हुआ है दो या दो से ज्यादा फंक्शन अगर कॉमन नेम को शेयर करने लगे, we can say this situation becomes overloading of the function। यानी कि दो या दो से ज्यादा फंक्शन एक ही नाम को, मैं इतनी देर से यही तो समझा रहा हूं कि नाम को शेयर करने लगे तो ये क्या बन जाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग। कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में, उनको हमें हर फंक्शन ओवरलोडिंग में पॉसिबल करना होगा, मतलब फॉलो करना होगा। तो पहला फंक्शन ओवरलोडिंग का पॉइंट है, नेम ऑफ ऑल ओवरलोडेड फंक्शंस मस्ट बी सेम। जितने भी ओवरलोडेड फंक्शन होंगे सबके नाम एक ही होंगे। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है हमें, प्रोटोटाइप्स ऑफ ऑल ओवरलोडेड फंक्शंस मस्ट बी डिफरेंट। देखो कुछ तो अलग होना रखे पड़ेगा। प्रोटोटाइप में क्या आएगा, रिटर्न टाइप, आर्ग्यूमेंट्स या आर्ग्यूमेंट के टाइप्स या आर्ग्यूमेंट के नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कितने आर्ग्यूमेंट्स, ये सब डिफरेंट होना चाहिए। अगर सेम हुआ तो ये प्रोग्राम कभी भी नहीं चल पाएगा। उसका कारण, अगर मैं कहने लगूं एक ही घर में दो राकेश रहने लगे, इट विल नॉट बी पॉसिबल। लेकिन एक ही घर के अंदर एक राकेश शर्मा और एक राकेश गर्ग रहने लगे, इट विल बी पॉसिबल। इसके दोनों अलग अलग आइडेंटिफिकेशन हुए, दोनों के नामकरण अलग अलग हुए, दोनों अलग अलग पर्सन हुए। ऐसे ही करके जब प्रोटोटाइप डिफरेंट होंगे तो वो फंक्शन की बॉडी ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगी।
बॉडीज में बी डिफरेंट, बॉडीज मैंने यहां लिखा नहीं है लेकिन बॉडीज तो ऑब्वियसली अलग अलग होंगी। फिर ओवरलोडिंग ऑफ द फंक्शन सपोर्ट्स द कांसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म को फुल्ली सपोर्ट करता है। उसमें भी दो तरह की पॉलीमॉर्फिज्म होती है, कंपाइल टाइम और रन टाइम। इट सपोर्ट्स कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ओनली। इट मींस कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ये सपोर्ट नहीं करता। अब इन दोनों का जो आइडेंटिफिकेशन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन compile time polymorphism and run time polymorphism, तो it will be done in a separate video। मैं आपको अलग से दिखाऊंगा, मतलब इस वीडियो में मैं इसका डिफरेंशिएशन नहीं दिखा रहा हूं, उसकी वीडियो में बिल्कुल अलग बनाऊंगा, ठीक है। और ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन कैन बी पॉसिबल इन सिंगल क्लास ऑल्सो। देखो सीधी सी बात है, इट इज पॉसिबल इन विदाउट क्लास ऑल्सो, और एक सिंगल क्लास में भी पॉसिबल है हो, और डिराइव्ड और बेस क्लास में होगी, वो मैं कभी जब इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा तब आएगी। इस समय पे ओवरलोडिंग में दो तरह से आपको दिखाऊंगा, एक तो बिना क्लास के और एक यूजिंग क्लास। तो यूजिंग क्लास मतलब एक ही क्लास में एक से ज्यादा फंक्शन एक ही नाम के होंगे। तो देखो लेके चलते हैं इसके एग्जांपल्स। एग्जाम्पल पे जब आप आओगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है, मैंने इस प्रोग्राम के अंदर दो शो बनाए हुए हैं, देख रहे हैं आप, दो शो हैं। एक शो का काम है वेलकम टू BIIT प्रिंट करना और दूसरे शो का काम है वैल्यू ऑफ x प्रिंट करना। एक के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं हुआ है और एक के अंदर एक आर्ग्यूमेंट यानी कि इंट x पास हुआ है। ये x जो होगा वो यहां पे शो होगा, यहां अपनी मर्जी से आउटपुट शो फंक्शन देगा। दोनों फंक्शन का रिटर्न टाइप सेम है, वॉइड है, वो चल सकता है क्योंकि प्रोटोटाइप मस्ट बी डिफरेंट, चाहे वो रिटर्न टाइप अलग हो, चाहे वो आर्ग्यूमेंट्स की संख्या या टाइप अलग अलग हो। अब देखो कॉल करने का तरीका, दोनों को जब कॉल करोगे आपको एक में आर्ग्यूमेंट डालना है, एक में आर्ग्यूमेंट नहीं डालना है। सीधी सी बात है, जब ये कॉल होगा तो इट विल शो वेलकम टू BIIT और इट विल शो द वैल्यू ऑफ x इज 5। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, आउटपुट देखेंगे, देख रहे हैं वेलकम टू BIIT एंड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक अच्छा सा दूसरा एग्जाम्पल और लेके चलता हूं। तो देखो इस एग्जाम्पल में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक एरिया की वर्ड आप बहुत यूज करते हैं, एरिया बहुत यूज करते हैं, बस उसी एरिया का मेरे को आपको खेल दिखाना है। एक्चुअली एरिया की जब बात की जाए तो एरिया एक स्क्वायर का भी होता है, एरिया एक रेक्टेंगल का भी होता है, एरिया एक सर्कल का भी होता है। जब सबके एरिया ही होते हैं तो इनका नाम आप अलग अलग कर कैसे सकते हैं? तो मींस मैं ये कहूंगा तीन फंक्शन बनाऊंगा जो तीनों के तीनों फंक्शन अलग अलग काम करेंगे। एक निकालेगा इस साइड्स लेने के बाद में एक साइड लेंगे और उससे निकालेगा क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर। और दूसरे में मैं एक ये रखूंगा कि उसमें फ्लोटिंग पॉइंट की एक वैल्यू लूंगा जिसमें क्या होगा कि रेडियस आएगी और रेडियस से मैं निकालूंगा क्या, एरिया ऑफ सर्किल। और एक में मैं लेंथ और ब्रेड्थ दो चीजें लूंगा और उससे मैं निकालूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो तीनों के प्रोटोटाइप अलग हैं, तीनों के नाम तो देखो बिल्कुल सेम है, एरिया एरिया एरिया, जबकि तीनों में एक में आर्ग्यूमेंट 1 और इसमें 1, लेकिन दोनों बोथ आर डिफरेंट। एक इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट, एक फ्लोट टाइप का आर्ग्यूमेंट है और ये दो आर्ग्यूमेंट। तो टाइप एंड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, और देखो रिटर्न टाइप भी तीनों के इंट फ्लोट ऐसे करके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जब मैंने कॉल करेंगे तो कॉल कैसे करेंगे। जिस समय पे हम बात करेंगे फॉर स्क्वायर, देखो साइड मैंने यूजर से मांगी है, वो साइड डालेगा, हम उसको एरिया बताएंगे। एरिया में देखो मैंने पास किया है SD मतलब साइड। SD कहां जाएगा, ऊपर वाले इस साइड में जाएगा, यानी कि हमें यहां से वैल्यू मिलेगी साइड इंटू साइड मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर की, वो यहां पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा फॉर रेक्टेंगल अगर कहें, देखो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की डेफिनेशन का क्या था, बिल्कुल पहले था स्क्वायर, फिर सर्किल और फिर था रेक्टेंगल। लेकिन कॉल करते टाइम पे इट मे बी डिफरेंट, इसका कोई जरूरी थोड़ी है कॉलिंग में एक को करो मत करो कॉल, तो इसका ऐसा नहीं रहता। आपको क्या करना है कि आपको कॉल करने का कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स जो डालेंगे कंपाइलर
कंपाइलर विल सिलेक्ट ओनली दैट फंक्शन जिसकी हमें जरूरत होगी। देखो एल एंड बी लेंथ एंड ब्रेथ ले लिया और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया में एल एंड बी पास कर दिया, वो यहां पे आ गया। इन दोनों से एल एंड बी का मल्टीप्लाई लेंथ एंड ब्रेथ के साथ होगा और क्या आउटपुट आएगा, एरिया। तो देखो ऐसे सर्किल की जब बात करोगे तो अब रेडियस लेंगे और रेडियस को हम पास कर देते हैं इस फंक्शन के अंदर, और जब हम पास करते हैं तो रेडियस से वो पाई आर स्क्वायर करके निकाल देते हैं एरिया ऑफ सर्किल। मैं जरा आउटपुट दिखाता हूं। देखो से एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने 4 डाला, 4 4 जा 16 और लेंथ एंड ब्रेथ 2 और 5 डाला तो इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा 5 × 2 10 और फिर रेडियस ऑफ सर्किल मैंने देखो डाला 2 तो ये आएगा 12.56, बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हमने आपको ये दिखाया कि कैसे एक फंक्शन ओवरलोडिंग काम करती है। लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग का और बेस्ट यूज अगर दिखाया जाए तो ये होगा क्लास के अंदर। मैं एक छोटी सी क्लास बनाता हूं जिसके अंदर 2 फंक्शन इसी टाइप के बनाऊंगा, 2 या 3 जितने आप चाहें बना सकते हैं। मैंने 3 के 3 बना रखे हैं, इसी प्रोग्राम को पूरे को कन्वर्ट किया है किसमें, क्लास के साथ में। तो देखो क्लास में डाल दिए ये मैंने तीनों फंक्शन और क्लास के अंदर पब्लिक पार्ट में ये बना दिया गया। मुझे और ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आप देख रहे हो अभी पिछले प्रोग्राम में आप सब समझ चुके हो। बस क्लास में कैसे बनाया जाता है मैंने इसको क्लास में डाल दिया है। तीनों फंक्शन जब यहाँ पे आ गए, इनको कॉल करने का सीक्वेंस वो होगा जो कॉल यूजर करेगा। देखो फॉर, बस इतना फर्क आएगा, यहाँ एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी और ये सारे फंक्शन विदाउट ऑब्जेक्ट कभी कॉल नहीं होंगे, ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल होंगे। इसमें आप देख सकते हो साइड ले ली तो स्क्वायर का एरिया निकाला और स्क्वायर का एरिया ऑब्जेक्ट डॉट करके निकल रहा है, दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट डॉट एरिया। ऐसी ऑब्जेक्ट डॉट एरिया, ऑब्जेक्ट डॉट एरिया तीनों जगह लिखा है, यानी कि विदाउट एनी ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट कॉल एनी फंक्शन। और अगर हम इसको चला रहे हैं तो आउटपुट फिर वैसे आएंगे 4 और 2 and 6 और फिर 2, बिल्कुल ठीक से आउटपुट आ रहा है जैसा हमें चाहिए था। इट वॉज ऑल अबाउट द फंक्शन ओवरलोडिंग। अब हम अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे कंस्ट्रक्टर लेके, तो अगला हमारा टॉपिक होगा कंस्ट्रक्टर। तो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।